हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो, जैसे कि मैंने तुमको अपने लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं एक और एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगा तुम्हारा, जिसमें मैं अपने मॉड्यूल 1 के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा एंड जिनमें से कुछ एमसीक्यूज तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एग्जाम में आए या फिर सिमिलर टाइप के एमसीक्यूज तुमको एग्जाम में आएंगे। ओके, चलो स्क्रीन पे देखो। अगर तुम लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 बहुत अच्छे से देखा होगा तो डेफिनेटली तुम इन एमसीक्यूज के आंसर दे सकते हो। ओके, चलो मेरे साथ साथ आंसर्स बताते जाओ जरा इनका। चलो देखो स्क्रीन पे कुछ एमसीक्यूज है। मैंने 20 एमसीक्यूज तुम्हारे साथ शेयर किए हैं जो मॉड्यूल 1 के ऊपर मॉड्यूल 1 से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, चलो आंसर बताते जाओ। पहला एमसीक्यू देखो यहाँ पे क्या है। डैश इन्वॉल्व्स इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये कवर किया था हमने। अगर हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ लिंक करते तो उसको क्या बोला जाता है? बोलो, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, क्या बोला जाता है? आई होप द आंसर इज क्या? ग्लोबलाइजेशन। समझ रहे हो ना? चलो, इसका आंसर है अपना ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में अपनी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटरलिंक हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखो, अपना सेकंड। डैश इन्वॉल्व्स डी रिजर्वेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। हम पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम करके उसमें अगर दूसरे सेक्टर्स को इन्वॉल्व करें, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर, तो उसको क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है ये सब, तो यस, प्राइवेटाइजेशन। आई होप तुम लोगों को याद होगा। ओके, इसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। चलो एडजेक्टिव 3 देखो अपना जो भी है ऑब्जेक्टिव 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुम लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्या दिया। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल। नॉट अ टाइप, इनमें से कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव का टाइप नहीं है? तो चलो ये देखो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किया था, याद है? 5 ऑब्जेक्टिव्स थे टोटल। तो इसमें से बताओ, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, एक्सट्रैक्टिव और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन सा नहीं है इसमें? याद आ रहा है तुम लोगों को? ऑर्गेनिक भी था, इकोनॉमिक भी था, एक्सट्रैक्टिव ये तो हमने उसमें पढ़ा था अपना टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में, ये वर्ड। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत है। समझ रहे हो? एक्सट्रैक्टिव, तो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, तो ये तुमको मार्क करना है। चलो आगे देखो। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉल्स अंडर डैश ऑफ द बिजनेस फर्म। अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हैं तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स में आता है? देखो 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, ह्यूमन और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव में आता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ओवरऑल नेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये नेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। समझ रहे हो? मैच हो रहे हैं क्या तुम्हारे आंसर जो मैं बताते जा रहा हूँ? अगर अच्छे से लेक्चर देखा होगा तो डेफिनेटली मैच हो रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल कौन सा है इसमें से? देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ग्रोथ बोला है, प्रॉफिट बोला है, कॉर्पोरेट इमेज, फेयर वेजेस। अब अगर तुम रिकॉल कर पा रहे हो कि कॉन्सेप्ट, तो देखो ग्रोथ जो था वो अपना जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव बोलते ना वो, एंड ये जो प्रॉफिट था ये है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। हम बिजनेस ही क्यों करते? प्रॉफिट के लिए। कॉर्पोरेट इमेज ये अपना सोशल ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, एंड फेयर वेजेस ये अपना ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। समझ रहे हो? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का जो सही आंसर है वो है तुम्हारा प्रॉफिट्स। आई होप क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ, ये बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बिजनेस जो है वो डैश एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी? ऑर्गेनाइज, सोशल, नेशनल या नन? बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होने चाहिए। फीचर्स में हमने पढ़ा था, फर्स्ट फीचर ये था। तो बिजनेस जो है एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो कभी नॉट ऐड कर सकते, कभी नहीं ऐड करेंगे, ये चीजें तुमको ध्यान देनी। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ इसका आंसर क्या होगा। डैश रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड। वो कौन से रिस्क होते हैं जिनको हम इंश्योर नहीं कर सकते? ये तो 11 12 के क्वेश्चन है। ये इंश्योरेंस वाला पॉइंट था ना जो अपना एड्स टू ट्रेड, उसके अंदर का है। कौन से रिस्क हम इंश्योर नहीं कर सकते? दिया है नीचे देखो, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। जो रिस्क का इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता उनका हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते। ओके, इजी।
आया था क्या तुम्हारा एक करेक्ट आंसर? आया था तो वेरी गुड, नहीं आया है तो फिर से जाके जरा लेक्चर 1 2 3 देखो। ओके चलो नेक्स्ट हम 8th पे जाते हैं। डैश फंक्शन इज, फंक्शन की बात कर रहे हैं, इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस को मैनेज करना, पीपल्स को मैनेज करना, ये कौन से फंक्शन में आता है? अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है फाइनेंस, फाइनेंस में तो नहीं आएगा, वहां पे पैसे को मैनेज करते हैं। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन में हम कस्टमर के साथ अपने रिलेशंस बेटर करते हैं, तो कस्टमर्स मैनेज करना होता है। एक पर्सनल डिपार्टमेंट है और एक पर्सन है, तो देखो दोनों का मीनिंग अलग है। इस पर्सोनेल का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स, पर्सोनेल का मतलब पर्सन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनल चूज नहीं करना है, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, बी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन वो रॉन्ग आंसर है। द करेक्ट आंसर इज पर्सोनेल फंक्शन, ठीक है, पर्सोनेल, पर्सन से रिलेटेड फंक्शन। ओके स्पेलिंग ध्यान से देखना। चलो नेक्स्ट देखो कौन सा है। डैश इज कंसर्न्ड विद एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, इनमें से किसकी वजह से मार्केट एक्सपांड होता है? तो ये हमने जो एक इंडस्ट्री और कॉमर्स वाला क्वेश्चन लिया था उसके सब पार्ट्स भी पढ़े थे। तो देखो प्रोडक्ट, रिसर्च, इंडस्ट्री और कॉमर्स, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है कॉमर्स। कॉमर्स की वजह से मार्केट्स एक्सपांड होते हैं, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर उनको मार्केट्स में ले जाना, मार्केट्स को एक्सपांड करने का काम कॉमर्स। ठीक है, हुआ था मैच तुम्हारा आंसर? हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि इन सबको जरा बुक में नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके चलो नेक्स्ट देखो 10th वन। डैश इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स, बस इतना ध्यान दो। वो कौन सी इंडस्ट्री होती है जिसमें मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मटेरियल मिनरल्स को, नाम में ही लिखा है देखो नीचे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक, कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी, सब डिस्कस किया था। जेनेटिक में देखो रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन, ओके एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर। तो ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है ये है अपना करेक्ट आंसर, यहाँ पे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट। ओके चलो नेक्स्ट। डैश इज कंसर्न्ड विद इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स, ये देखो इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड देन सेलिंग टू अनदर कंट्री, एक कंट्री से इंपोर्ट करो दूसरे में भेजो। जब इंपोर्ट करते हैं तो उसको सिर्फ इंपोर्ट बोलते हैं, हम किसी कंट्री को भेजे तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक कंट्री से खरीद के दूसरे में भेजो तो उसको क्या बोलते हैं, एंटरपोर्ट। ठीक है एंटरपोर्ट। तो आई थिंक इसमें तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। अच्छे से पढ़ोगे ना, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली आउट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट नंबर 12। डैश फिल्स द नॉलेज गैप, इनमें से किसकी वजह से जो नॉलेज का गैप है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर के बीच का जो नॉलेज गैप है, बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बन चुका है, कस्टमर को अभी तक अपडेट नहीं है, तो ये कैसे फुलफिल होता है? एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, रिसर्च और ट्रांसपोर्ट। क्या करेक्ट आंसर होगा? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज करते हैं तो बिजनेस, एक्चुअली वो जो कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है ना, वो पता चल जाता है उसको, ठीक है, हम उसको अवेयर करवा देते हैं तो नॉलेज गैप फिल होता है। तो द करेक्ट आंसर इज एडवर्टाइजिंग। एंड ये जो ट्रांसपोर्ट है ये क्या काम करता है अपना, प्लेस का जो इश्यू था वो कम करता है, प्लेस। ओके अगर इसके ऊपर भी वो बना के दे सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो 13th क्या है। डैश कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज कंसर्न्ड विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इनमें से कौन से टाइप का जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर है? याद है हमने डिस्टिंग्विश किया था ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो एक मॉडर्न दिया है, एक ट्रेडिशनल है, प्रोडक्ट है, प्लेस, ये दो इररिलेवेंट ऑप्शंस है। ऊपर के दो ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मोटिव होता है उसमें प्रॉफिट भी अर्न करेंगे, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ। ट्रेडिशनल में सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता था। तो ये देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट अपना करेक्ट आंसर है। ओके आई होप ये सभी का राइट आया होगा, नहीं आया होगा तो याद कर लो अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। डैश एनालिसिस ऑफ 14th देख रहे हैं हम, 14 ठीक है। एनालिसिस ऑफ, ये देखो, डैश एनवायरनमेंट इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, ये तुमको कौन सी स्टडी करके पता चलता है, कौन से एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे तो पता चलता है? इंटरनल स्टडी करोगे कि एक्सटर्नल स्टडी करोगे कि इंटरनेशनल स्टडी करोगे, बताओ। हमको अपने अंदर की कमियां अगर आइडेंटिफाई करनी है तो हम इंटरनल एनालिसिस करेंगे, सेम कंपनी में भी यूज हो जाता है।
तो एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गन, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है तुम्हारा इंटरनल। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो नेक्स्ट 15th, dash refers to reduction of government control over business sector। देखो, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल रहता है ना वो बिजनेस सेक्टर पे से थोड़ा कम कर देना। गवर्नमेंट का कंट्रोल बिजनेस सेक्टर से कम करने का मतलब वो गवर्नमेंट का देखो लाइसेंस वगैरह ये सब वो कम कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, थोड़ा लिबरल कर देना, फ्री कर देना। तो लिबरलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? तो देखो तीन जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने, तीनों की मीनिंग तुमको पता होना चाहिए। लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कम कर दो, नीचे प्राइवेटाइजेशन अभी अभी ऊपर होके गया, डिसइन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट, एंड ग्लोबलाइजेशन इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, तो इनके ऊपर कैसे भी घुमा के दे दे तो तुम आंसर लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, डैश बिजनेस फर्म कैटर मोस्टली टू द लोकल मार्केट। इनमें से कौन सा बिजनेस है जो सिर्फ लोकल मार्केट तक एक्सटेंड होता है? पढ़ा था हमने ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेडिशनल पुराना, वो सिर्फ लोकल लेवल पे चलता है, लेकिन अब जो मॉडर्न बिजनेस है वो एक्सपांड हो चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन है ट्रेडिशनल, मॉडर्न, बोथ और नन। तो ये दोनों तो ऑप्शंस है ही नहीं, ठीक है। इनमें से कुछ आंसर बन सकता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न, बट जो करेक्ट आंसर है वो है अपना ट्रेडिशनल। समझ रहे हो, वो है अपना ट्रेडिशनल। ओके, चलो नेक्स्ट 17th नंबर, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ एड्स टू ट्रेड। याद है हमने कॉमर्स के अंदर एड्स टू ट्रेड किया था, कॉमर्स में आता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो इसमें से क्या नहीं है, वो देखो बहुत सारे पॉइंट थे अपने, याद आ रहा होगा तुमको। अगर नहीं याद आ रहा है तो जाके देख लो जरा वीडियो। डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ, इसमें से कौन सा एड्स टू ट्रेड नहीं है? वेयर हाउसिंग देखो था, वेयर हाउसिंग टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एडवर्टाइजिंग करने से नॉलेज गैप फिल होता है। इंपोर्ट, याद आ रहा है इंपोर्ट? इंपोर्ट एक्चुअली ये ट्रेड के अंदर था, एड्स टू ट्रेड में नहीं था, ट्रेड के अंदर था। और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देखो रिस्क कम करता है। ओके, रिस्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है तुम्हारा? इंपोर्ट। समझ रहे हो, इंपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट नंबर 18, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन कोई इंडस्ट्री को नहीं डिफाइन करता है? इंडस्ट्री याद है हमने वो 6 पढ़े थे। प्राइमरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखो कंस्ट्रक्शन वाला, रिटेल, रिटेल करके तो शायद नहीं था, रिटेल ट्रेड में था, याद है ना, ट्रेड के अंदर ऑप्शन था। लेकिन जेनेटिक इंडस्ट्री, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। समझ रहे हो, तो रिटेल इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री नहीं है। तो ये अपना करेक्ट आंसर। ओके, चलो लिखते जाओ जरा ये सारे पॉइंट्स, ये सब क्वेश्चंस बुक में लिखते जाओ। नेक्स्ट 19, which of the following is not the feature of business। फिर से यहाँ पे not the feature of business। तो कौन सा फीचर नहीं है? बिजनेस का जो फीचर होता है प्रॉफिट मोटिव होता ही है, क्वालिटी फोकस होता ही है, और बिजनेस अभी अभी हमने ऊपर पढ़े ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है ही। लास्ट में इनइफेक्टिव मैनेजमेंट, किसी भी बिजनेस का फीचर होता है क्या मैनेजमेंट इनइफेक्टिव? नहीं, ऑप्शन ही दिख रहा है कि यस दिस वन इज करेक्ट, मतलब यहाँ पे करेक्ट है, वो फीचर नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट जो है अपना, मैंने 20 तुम्हारे साथ शेयर किया है। डैश रिमूव्स टाइम डिफिकल्टी। इनमें से किसकी वजह से टाइम की डिफिकल्टी दूर होती है? टाइम की डिफिकल्टी किसकी वजह से दूर होती है? वेयर हाउस, देखो हम बहुत सारा माल स्टोर करके रख सकते हैं, तो जब जरूरत हो तब सेल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, प्लेस गैप दूर करता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग नॉलेज गैप कम करता है। बैंकिंग, फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सब डिस्कस किया था हमने। सो द करेक्ट आंसर इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की वजह से टाइम डिफिकल्टी रिमूव हो जाती है। तो अगर तुमने बहुत अच्छे से सब पढ़ा है तो एमसीक्यूज बहुत इजी है, तुमको बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो देखो पूरे 20 के 20 हमने कवर किए हैं। तुम में से जिन स्टूडेंट्स के सब करेक्ट है बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं है बुक में नोट कर लो, फिर से जरा देखोगे डेफिनेटली तुम अगली बार करेक्ट आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स अभी हम एक काम करेंगे कि मॉड्यूल 1 हमने लेक्चर्स के साथ और एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं, इससे तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई होगी।
तो बुक कंप्लीट कर लो, फिर इसके साथ साथ अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मॉड्यूल 2 पढ़ी, ठीक है। मॉड्यूल 2 के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो सब कवर करेंगे हम, फिर उसके बाद भी हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलो कनेक्ट रहो, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। और लेटेस्ट अपडेट के लिए ग्रुप पर तो मैं शेयर करूंगा ही तुमको, फिर भी लेटेस्ट अपडेट के लिए जब भी मेरा लेक्चर आएगा तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो मिलते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुम फिर मैसेज कर सकते हो, अगर किसी ऑब्जेक्टिव में कुछ डाउट होगा, कोई एमसीक्यू तुमको नहीं समझा तो यू कैन मैसेज मी, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। ओके।